सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। भाइयों, इन दिनों मैं थोड़ा सा यात्रा में हूँ, समय थोड़ा कम मिलता रहता है, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाइयों बहनों के संपर्क में निरंतर बने रहने का प्रयास करता हूँ। एक विषय ऐसा उठा जिसमें हमारे पेज पर आदरणीय विकास गुप्ता जी हैं, उन्होंने कमेंट्स किया। कमेंट ये था कि पांडे जी, आप अपने हिसाब से मिशन को चलाना चाहते हैं। पेज पर पड़ा हुआ है। मैंने उसका जवाब लिखा, लेकिन तब से अभी विकास गुप्ता जी ने जो है ना उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि विषय दो चीजों से बहुत सहजता से जुड़ता है। एक परिवारवाद और दूसरा परम पूज्य गुरुदेव के आदेशों को अनदेखा करना, जिससे एक पूरी योजना दिशाहीन होती दिखाई दे। संभव है कि मेरा चिंतन उस स्तर तक नहीं पहुंच रहा हो, इस स्तर तक पहुंचना चाहिए, परंतु जहां भी मेरा चिंतन पहुंच रहा है, जो भी प्रेरणाएं परम पूज्य गुरुदेव की मेरी अंतःकरण में उतर रही हैं, वो सभी भाइयों बहनों के बीच में रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैंने एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट का संदर्भ ये था कि 2026 परम पूज्य गुरुदेव के आत्मबोध का वर्ष है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव पूरा जीवन अपना जन्म दिवस मनाते रहे, ना कि 2011 जो जन्म शताब्दी हम लोगों ने मनाया उसको अपना वो जन्म दिवस मानते थे। वो अपना जन्म दिवस 1926 बसंत पर्व के दिन, जब दादा गुरुदेव ने उनको आत्मबोध कराया, उस दिन से उन्होंने अपना जन्म माना। यानी गुरुदेव की जन्म शताब्दी 2026 में आ रही। परम पूज्य गुरुदेव की समीक्षा करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव साक्षात प्रज्ञा के स्वरूप थे। इसी वर्ष आदि शक्ति माँ भवानी ने शरीर धारण करके सजल श्रद्धा के रूप में जन्म लिया। इसी वर्ष अखंड दीप का भी प्रज्वलन हुआ, जो अभी तक शांति कुंज में विद्यमान है। इसी वर्ष दादा गुरुदेव हिमालय से आवलखेड़ा छोटे से ग्राम में आए और परम पूज्य गुरुदेव के उनके पूर्व के 3 जन्मों के बारे में बताया और चौथे जन्म का दिशा निर्देश देकर गए। अद्भुत है। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि हम लोग परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को स्थूल रूप में मान बैठे और स्थूल प्रक्रियाओं तक हम अटके हुए हैं। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव जैसी ही शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने जो भी शिक्षा हम लोगों को दिया, उन्होंने पहले अपने जीवन में उसको धारण किया। स्थूल में रह करके उन्होंने युग निर्माण की योजनाएं बताई, लिखा, समझाया, संगठित किया, और सूक्ष्म में जाके और कारण में जा करके उसको गतिमान करने का कार्य किया। भाइयों बहनों, एक बात समझने की आवश्यकता है। मेरा व्यक्तिगत चिंतन जाता है कि गायत्री परिवार स्थूल में ही अटका रहा। उनके द्वारा स्थूल में बनाए हुए भव्य भव्य महल, आश्रम, शक्तिपीठों तक ही अपनी उपलब्धि मान बैठे, और जो प्रथम चरण उन्होंने प्रचारात्मक कहा था उसी को युग निर्माण माना। सूक्ष्म जगत और कारण जगत तक गायत्री परिवार पहुंच ही नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, एक अलग विषय है, इसका चिंतन करते हैं। परंतु जैसे अभी मैंने बताया कि
जब आदरणीय विवेक गुप्ता जी ने ये लिख दिया कि मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, तब मैं परम पूज्य गुरुदेव का कुछ लेख जो कि उसी पोस्ट में डाल दिया, उसको मैं पढ़ करके भी बताना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव शिक्षा नहीं विद्या नामक पुस्तक में, शिक्षा एवं विद्या, क्षमा करिएगा, पुस्तक में लिख रहे हैं, मौलिक प्रश्न 2 हैं। एक यह है कि थोड़े स्थानों पर भव्य खड़ी की जाए। मौलिक प्रश्न 2 है, एक यह है कि थोड़े स्थानों पर भव्यता खड़ी किया जाए या बिखरे हुए सभी स्थानों का पोषण किया जाए। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति है जिसके अनुसार कुछ चुने हुए स्थानों को चकाचौंध उत्पन्न जैसी शान शौकत का बनाया जाए। पश्चात पद्धति, पश्चात संस्कृति चुने हुए कुछ स्थानों पर चकाचौंध बनाया जाए। मैं स्पेशल कह रहा हूँ भाई और बहनों, उनके लेख के एक एक शब्दों में बहुत गहराई है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम भटकेंगे। ताकि अपनी प्रगति की दर्शन झांकी कराकर साथियों की दृष्टि में अपनी उन्नति या बुद्धिमत्ता का ढिढोरा पीट सकें। दूसरी नीति वह है कि देश की उन जड़ों को सींचा जाए जहां जमीन से पोषण प्राप्त करके पेड़ को चिरस्थायी और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। एक केंद्रीयकरण की नीति है, दूसरी विकेंद्रीयकरण की नीति है। दूसरी नीति गांधीवादी है जिसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी कहा जा सकता है। सर्वोदय नीति यही है। दृष्टिकोण का अंतर शिक्षा क्षेत्र में भी अपनाया जाना चाहिए। समझा जाना चाहिए कि भारत देहात प्रधान है। उसकी प्राय 70% आबादी देहातों में रहती है और प्राय उतने ही अनुपात अशिक्षितों का भी है। असली भारत यही है। हमें उसकी प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। जिस प्रकार पेयजल, बिजली और सड़क गांव तक पहुंचाने का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही प्लानिंग हमें शिक्षा के संबंध में करना चाहिए। विश्वविद्यालय, कॉलेज उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए उतना ही प्रबंध करना चाहिए जितनी कि देश को आवश्यकता है, जिन्हें भावी प्रगति को देखते हुए काम दिया जा सकता है। उनसे सुशिक्षितों की बेकारी के कारण असंतोष की स्थिति भी न आवेगी और जो देहात पिछड़ेपन के गर्त में पड़े हैं उन्हें भी ऊंचा उठाने का अवसर मिल जाए। इस प्रकार जिस समाजवाद की, ध्यान दीजिएगा, जिस समाजवाद की समतावाद की दुहाई संबंधी शिक्षा नीति में साक्षरता प्रसार पर अधिक ध्यान दिया जाए और बजट के अनियंत्र से कटौती में उस मद में अधिक से अधिक साधन जुटाए जाए। वे साधन सस्ते हों तो कोई हर्ज नहीं। भाई और बहनों, विषय बहुत ही गंभीर है। मैंने इस लेख को पढ़ा, चिंतन मनन किया। हमें अनुभूति हुई कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए युग निर्माण योजना को भव्य महलों तक सीमित करके रख दिया। मैंने पोस्ट लिखा। क्या लिखा? 15 करोड़ की सदस्यता वाला ये संगठन अगर 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दान आता है, अंशदान आता है, तो प्रतिदिन 15 करोड़ का दान आता है। सब कुछ कम कर लीजिए, 15 करोड़ की जगह 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़,
5 करोड़ की संख्या को पकड़ लीजिए कि एवरेज 5 करोड़ प्रतिदिन गायत्री परिवार दान करता है। जो पोस्ट गुरु पूर्णिमा पे मैंने लिखा, उस पोस्ट का संदर्भ यही था कि क्या पूरे देश में करीब 29-30 राज्य हैं, हर राज्य में 5-5 गांव, पूरा देश तो छोड़ दीजिए, 5-5 गांव हर राज्य में हम गोद लें और वहाँ पे बेसिक शिक्षा व्यवस्था से लेकर के उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का एक तंत्र खड़ा किया जाए। ऐसा करने का विचार मेरे मन के अंदर क्यों आया? यदा कदा बातें निकल कर आती रहती हैं कि देवताओं को गढ़ने वाला विश्वविद्यालय, उसके अंदर कुछ ऐसे समाचार मिलते हैं जो घोर निराशा का कारण बन जाता है। मूल में उतरकर मैंने इस बात पर चिंतन किया तो एक बात समझ में आई कि 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ विद्यार्थी पता नहीं किन किन विद्यालयों से किन किन वातावरण में पढ़ के आया है, 12वीं क्लास तक के बच्चों का संस्कार पक जाता है। पहले से पके हुए संस्कार को लेके बच्चा जब विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगा तो बहुत कम चांस ऐसा होता है कि अपने पुराने संस्कारों को वो बच्चा छोड़ पाए। फिर ध्यान गया परम पूज्य गुरुदेव के संस्कार आंदोलन पर। गृह गृह संस्कारों की योजना परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया। पुंसवन संस्कार से लेकर 16 प्रकार के संस्कारों को हमारे गायत्री पर्यंत हमारी माताएं, हमारी बहनें घर घर जाके कराती हैं। क्या एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत नहीं थी बड़ा महल खड़ा करने की जगह पे, कि जैसे अपने केंद्र में अगर कोई संस्कार कराया जाता है तो उसकी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसे ही जिस घर में पुंसवन संस्कार या जन्म दिवस संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार हमारे बच्चों का कराया जाए, उनका एक सर्टिफिकेट दिया जाए और उस सर्टिफिकेट के आधार पे अपने गांव-गांव स्थापित किए गए हुए इंटर कॉलेज तक की शिक्षा की व्यवस्था जुटाई। जिन बच्चों का पुंसवन संस्कार हुआ है, जिन बच्चों का विद्या प्रारंभ संस्कार हुआ है, जिन बच्चों का हमने जन्म दिवस संस्कार अपने भारतीय शिक्षा व्यवस्था से बनाया है, जिन बच्चों पे संस्कारों का जोर ज़्यादा दिया गया, उनकी प्रथम कक्षा से शिक्षा और दीक्षा हमारे विद्यालय के अंदर यानी गायत्री परिवार के विद्यालय के अंदर 12वीं कक्षा तक संपन्न कराई। और 12वीं कक्षा के बाद में हम अपने विद्यालय में, जो विद्यालय हमने बनाया, वहाँ पे बच्चे को हस्तांतरित किया जा सकता है। एक पूरी रूपरेखा, जैसे भारत सरकार कहती है कि साहब आप किसी पिछड़ी जाति के हैं तो उसकी सर्टिफिकेट दिखाइए और रिजर्वेशन लीजिए, ऐसे ही जो बच्चा माँ के कोख में आने के बाद पुंसवन संस्कार से गायत्री परिवार के माध्यम से संस्कारित किया गया है, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देते हुए इस प्रोसेस से गुजारें तो देव मानव के निर्माण होने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसी योजना क्यों नहीं बनी? ऐसी योजना को क्यों नहीं लागू किया गया? एक बड़ा भव्य महल 2000-3000 करोड़ का बनाने से अच्छा ये था कि हम छोटे छोटे गुरुकुल जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मध्य में आधार पर खड़ा हम कर पाते, हम पूरे देश में नहीं खड़ा कर पाते। हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी अगर सभी राज्यों के अंदर 5-5, 10-10 गाँव के बीच में एक एक विद्यालय भी खड़ा कर पाते और उन विद्यालय से ऐसे बच्चों को निकाल पाते, तो जाहिर है कि सृजनात्मक पक्ष के जो लोग हैं उनका भी सहयोग श्रद्धालुओं से अधिक हमें मिलने लगता। अभी हमारे पास अधिकतर श्रद्धालु जुड़े हैं। श्रद्धालुओं से ज़्यादा आगे जो बुद्धिशाली लोग हैं, विवेकशाली लोग हैं, जिनके अंदर विवेक है, जो सृजन कार्यों में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का हमारे प्रति जुड़ाव बहुत तेजी से होने लगता। परंतु इसमें असफल क्यों हुए? तो पढ़ते पढ़ते परम पूज्य गुरुदेव की शिक्षा नहीं विद्या
जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा, ऊंचे महल कम और मजबूत झोपड़े अधिक बने, इसको पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। और इसको पूरी तरह दरकिनार करने का परिणाम ये हुआ, ये मैं अपने गायत्री परिवार के भाइयों और बहनों के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ना चाहता हूँ कि 2022 में बड़े साहब ने कहा चारों तरफ अंधेरा था, लोग घबराए हुए थे। मैंने अपने पुत्र से बात किया, पुत्र ने कहा पिताजी चिंता नहीं करिए, हम कुछ इन लोगों के लिए करेंगे। वो कौन से लोग हैं? वो केंद्र में निवास करने वाले लोग हैं, या जिन्होंने अपना जीवन परिवार सहित दान कर दिया वो लोग हैं, या ये 15 करोड़ का गायत्री परिवार है, या ये पूरा भारत देश है? उन्होंने कहा, बेटे ने जवाब दिया, पिताजी चिंता नहीं करिए, ये वीडियो मेरे पास पड़ा है, हम आपसे कहेंगे आप भी रिसर्च करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा कष्ट करिए, जिसको व्यक्तिगत रूप से चाहिए होगा अलग से हमसे ले लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि पिताजी चिंता नहीं करिए, हम करेंगे। अपने लंदन के साथियों से विचार विमर्श किया, अपनी सीटिंग बढ़ाई, धीरे धीरे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान संभाल लिया, धीरे धीरे विश्वविद्यालय संभाल लिया, धीरे धीरे सारी व्यवस्था संभाल ली। ये बसंती बयार है, बसंत पंचमी 2022 का प्रवचन निकाल कर देखिए। परम पूज्य गुरुदेव की योजनाओं को दरकिनार करने के कारण यह अंधेरा दिखाई दिया, नंबर 1। नंबर 2, अपने परिवार तक ही संगठन को सीमित रखने के कारण यह अंधेरा दिखाई दिया। नंबर 3, परम पूज्य गुरुदेव इसी में कहते हैं, इसी लेख में कहते हैं, क्या कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव कि समाजवाद और समतावाद की दुहाई संबंधी शिक्षा नीति में साक्षरता प्रसार पर अधिक ध्यान दिया जाए। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? समाजवाद, समाज में सबका, समाजवाद का अर्थ होता है समतावाद। समतावाद जो शब्द है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो पूरा संसार मेरा है, पूरा देश मेरा है, 15 करोड़ जो गायत्री परिवार के परिजन हैं वो सब मेरे हैं। फिर अपना पुत्र जो दिखाई दे रहा है, जो अपना ही पुत्र अंधकार को दूर कर सकता है, ये जो भेदपूर्ण दृष्टि है, ये समतावाद की तो दृष्टि हो नहीं सकती। समतावाद की दृष्टि होती तो एक ही संगठन के अंदर सभी प्रमुख पदों पर एक ही परिवार बैठा हुआ नहीं दिखाई देता। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति समर्पण होता, लगाव होता, तो एक जगह ही पूरे भव्य महल नहीं खड़ा किया जाता, अब तो छोटे छोटे हिस्सों में गांवों को भी हम गोद लेते और एक शिक्षा नीति की क्रांति हम खड़ा कर पाते। परंतु भाई साहब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अंत में एक बात कहना चाहूँगा और मैं अपनी भाषा में सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा। कई बार समाचारों में एक बार साल 2 साल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आती है कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली, किसी लड़के ने आत्महत्या कर लिया। जब उसके मूल में उतर कर देखते हैं, समाचार से ही जानकारियां ज़्यादातर मिलती हैं कि लड़का और लड़की के बीच में एक तरफा प्यार होता है। किसी केस में लड़की एक तरफा प्यार कर रही होती है, किसी केस में लड़का एक तरफा प्यार कर रहा है। जब उस संबंध को आगे दिशा नहीं मिलता है तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई जो एक तरफा है वो डिप्रेशन में आ जाता है। लड़का या लड़की कोई आपस में बात करते हैं, जी हम तो आपसे प्यार करते हैं, तो कहते हैं नहीं जी हम तो आपसे फ्लर्ट कर रहे थे, फ्लर्ट, हम तो मजाक कर रहे थे, जिसको आपने प्यार समझ लिया। और इस अवसाद में आके चाहे वो लड़का हो, जो भी एक तरफा प्यार कर रहा हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ऐसा समाचार यदा कदा मिलता रहा। मैं युग निर्माण योजना के अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए अपने भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ
कि जिन आदर्शों, जिन सिद्धांतों की बात आप लोगों ने मंचों से कही है और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जिस क्रांति की बात आपने मंचों से कही है और परम पूज्य गुरुदेव ने योजना बनाई, उस क्रांति से, उस आदर्शों से, उस सिद्धांतों से हम सबको इश्क हो गया है। अब इश्क हो गया है तो अब वो चाहिए। अगर उस जो एक तरफा प्यार में फंसे हुए लड़का लड़की से ये कहो कि साहब दुनिया में ना तो लड़कों की कमी है ना तो लड़कियों की कमी है, छोड़ो ना इसको, कोई और लड़का तू देख ले, कोई और लड़की तू देख ले, तो वो लड़का लड़की जो प्यार में पड़े हैं उन्हें कोई और लड़का लड़की नहीं दिखाई देता, तो कहते चाहिए तो वही। तो अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, वक्त है सुधर जाइए, मार्ग पे आइए, परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश को आधार बनाइए, उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करिए, ब्राह्मणत्व जीवन में आइए, पूरे भारत का नक्शा अपने टेबल पे रखिए, पूरे भारत में कितने राज्य हैं, कितने तहसील हैं, कितना जिला है और कहाँ कहाँ पे क्रांतियों की आवश्यकता है। पूरे राज्य भारत में कम से कम हर स्टेट के अंदर 5-5 गांव गोद लीजिए, वहाँ से शिक्षा क्रांति को परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों सिद्धांतों के अनुसार श्रृंखलाबद्ध करिए और फिर से उस काम को करिए। अगर नहीं करेंगे तो हमें उनकी क्रांतियों से इश्क हो गया है, हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों से इश्क हो गया है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप कहो कि कोई दूसरा मार्ग अपना लो, कोई तीसरा मार्ग अपना लो, तो मिशन छोड़ के चले जाओ, तो मिशन भी छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि हमें यही मिशन के अंदर वही क्रांतियां चाहिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी और जिसका उद्घोष आप लोगों ने कर करके हम जैसे युवाओं को, हम जैसे श्रद्धावानों को, हम जैसे प्रतिभाओं को आपने इकट्ठा किया और हमसे सहयोग लिया, हमारा समय लिया, हमारा धन लिया, ठीक है ना। और अगर आज आप कहोगे कि नहीं साहब आप हमारा आदेश नहीं मानते हो, ठीक है ना, तो हम गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव का सिद्धांत, गुरुदेव की मर्यादा, गुरुदेव का चरित्र सामने रखेंगे और आपसे बात करेंगे और आपको इस मार्ग पर आने के लिए विवश करेंगे, क्योंकि हमें गुरुदेव के आदर्शों, सिद्धांतों से, उनकी योजनाओं से इश्क हो गया है। इसको छोड़ के जाएंगे नहीं, केंद्र को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो हमारा गुरुद्वारा है और हमारा ही गुरुद्वारा रहेगा। ये सपना छोड़ दीजिए कि आपने कहा कि साहब अमुक व्यक्ति कॉलोनी में है, उसको दंड दिया और वो थोड़े से में घबरा गया और घबरा करके उसने कहीं जाके किसी जगह जाके थोड़े से भवन बना करके गुरुदेव की तस्वीर लगा के बैठ गए। गुरुदेव हमारे हैं, यानी मेरे भी हैं और आपके भी हैं। गुरुदेव के सिद्धांत और आदर्श और उनकी योजनाओं के लिए आप लोगों ने मंचों से आह्वान किया और हम जैसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े, अपना समय दिया, अपना अंशदान दिया। फिर कहना चाहूँगा, हमें गुरुदेव की योजनाओं से इश्क हो गया है। लौट आइए, नहीं धीरे 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 हम परिजनों के बीच में जाएंगे, ये क्रांति खड़ा करेंगे। सबसे पहले सफाई का काम करेंगे, सबसे पहले वो लोग जो नेतृत्व की भूमिका में है और गुरुदेव के आदर्शों, सिद्धांतों और उनकी योजनाओं पे नहीं चलना चाहते हैं, अपनी डफली, अपना राग, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी तृष्णा, अपनी वासना की पूर्ति में संगठन की ऊर्जा को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की योजनाओं को हम चलने नहीं देंगे। इन्हीं के साथ हम अपनी आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति। सभी भाइयों बहनों को हाथ जोड़ के शांति नमन।